आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। उस आदर्श राज्य के आधार शिला के रूप में वो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। न्याय सिद्धांत ही वह आधार है जिसके आधार पर प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस निमित्त प्लेटो न्याय सिद्धांत से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं और उस न्याय सिद्धांत को प्राप्ति का साधन के रूप में शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। प्लेटो शिक्षा को न्याय सिद्धांत का साधन मानते हैं क्योंकि शिक्षा से ही सद्गुण पैदा होते हैं और न्याय सद्गुण पर ही आधारित होता है। इसी संदर्भ में प्लेटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। अर्थात प्लेटो इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि जब राज्य रूपी जो संस्था की स्थापना होगी, उसका निर्माण किया जाएगा, तो तमाम प्रकार की मानसिक व्याधियाँ जैसे बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है, जैसे रोगों का विकसित होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में इन रोगों का निदान करने के लिए वो शिक्षा को एक बेहतरीन माध्यम के रूप में मानते हैं और इसके संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। अगर हम प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में विद्वानों के मत का अध्ययन करें तो रूसो कहते हैं कि शिक्षा कि प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक है शिक्षा पे लिखा हुआ सर्वकालिक महानतम ग्रंथ है और अपने आदर्श राज्य के अंदर प्लेटो शिक्षा व्यवस्था को आधार स्तंभ के रूप में अंगीकृत करते हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के भाग 2, 3, 6 तथा 7 में शिक्षा संबंधित रूपरेखा का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति प्लेटो के आदर्श राज्य में ईंट की भांति है और इस ईंट को मजबूत बनाने का जो काम करता है वह है उसकी एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि वही भवन उतना मजबूत होता है जिसकी ईंटें उतनी ही मजबूत होती हैं। तो इन ईंटों को मजबूती करने का काम शिक्षा सिद्धांत करता है। सेवाइन कहते हैं कि प्लेटो का मेन फोकस एजुकेशन पे है, न कि साम्यवाद पर। इसी प्रकार प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि रिपब्लिक का जो मेन फंक्शन है वह शैक्षणिक है और कोई उसका दूसरा नहीं, उसका मेन फंक्शन ही एजुकेशन देना है ताकि उस एजुकेशन के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सके। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अगर विशेषताएं देखें तो निम्नलिखित विशेषताओं को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1, प्लेटो सर्वांगीण शिक्षा अर्थात मानसिक और शारीरिक दोनों शिक्षाओं पर बल देते हैं। नंबर 2, शिक्षा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही उपलब्ध है। नंबर 3, शिक्षा एक लंबी पद्धति पर, वो शिक्षा की एक लंबी पद्धति पर बल देते हैं, अर्थात 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा का पाठ्यक्रम चलता रहता है। नंबर 4, सैद्धांतिक के साथ साथ प्लेटो व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देते हैं। नंबर 5, शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही है, अर्थात शिक्षा समाज के जो 3 वर्ग हैं उसमें ऊपर के दो वर्ग हैं, दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग, उनके लिए ही व्यवस्था है, पूरे समाज के लिए नहीं। अर्थात इसका निहितार्थ ये है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था समाज के उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। नंबर 6, शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए,
क्योंकि राज्य के माध्यम से ही जिस शिक्षा व्यवस्था का प्रसार किया जाएगा उसी के आधार पर उस राज्य की रूपरेखा तय होती है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर प्लेटो की शिक्षा को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक सैद्धांतिक और दूसरा है व्यवहारिक। सैद्धांतिक शिक्षा को पुनः दो भागों में बांट के देखा जा सकता है, प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को प्लेटो ने फिर दो भागों में विभक्त किया है आयु वर्ग के आधार पर। तो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है, एक तो उसमें उसको विभाजित किया गया है जिसमें व्यायाम और संगीत की शिक्षा की वो बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही उन्होंने 18 से 20 वर्ग को एक अलग से वर्ग बनाया गया है जिसमें उन्होंने सैनिक शिक्षा देने की बात की है। उच्च शिक्षा के अंदर प्लेटो ने 20 से 30 आयु वर्ग को रखा है, जिसमें 20 से 30 आयु वर्ग के जो मुख्य कंपोनेंट होंगे, जिन पे जो मुख्य विषय रहेगी, विषय वस्तु रहेगी, वह रेखागणित होगी, अंकगणित होगी और मनोविज्ञान होगा। उच्च शिक्षा के ही भाग बी के अंदर उन्होंने 30 से 35 आयु वर्ग को रखा है, जिसमें उन्होंने द्वंद्व और दर्शन के संबंध में अध्ययन पर बल दिया गया है। शिक्षा की इस क्लासिफिकेशन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को उन्होंने 35 से 50 की आयु वर्ग में रखा है और इसको उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा का नाम दिया गया है। प्लेटो 7 से 18 वर्ष तक व्यायाम एवं संगीत शिक्षा पर बल देता है। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक कसरतों के साथ साथ शौर्य है, वीरता है, त्याग है, बलिदान जैसी भावनाएं पैदा करना है। संगीत का तात्पर्य प्लेटो का मतलब केवल नाच गान नहीं है, बल्कि संगीत का तात्पर्य उनका एक बृहत्तर अर्थ में लिया गया है, जिसका मतलब है शरीर से संबंधित जुड़ी हुई विभिन्न क्रियाओं, गतिविधियों, रोगों का जानकारी होना। 18 से 20 वर्ष की आयु तक प्लेटो अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण पर बल देते हैं एवं स्वयं 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा के आयोजन की बात करते हैं। अच्छा, जो प्रारंभिक शिक्षा का जो ग्रुप बी है उसमें उन लोगों ने जो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं प्लेटो, और इस मिलिट्री ट्रेनिंग की समाप्ति के बाद में एक परीक्षा के आयोजन की बात कर रहे हैं। परीक्षा में जो सफल होते हैं उनको आगे के लिए पढ़ाने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है, और जो इसमें असफल होते हैं उन्हें समाज के तीसरे वर्ग में धकेल दिया जाता है। 20 से 30 आयु तक प्लेटो रेखागणित, अंकगणित, मनोविज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा पर बल देते हैं। इसी संदर्भ में प्लेटो रेखागणित पर विशेष जोर देते हैं और उन्होंने जो अकादमी की स्थापना की थी 398 ईसा पूर्व, उसके द्वार पर ही अंकित करवा दिया था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। अर्थात प्लेटो की पाठशाला के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि यहाँ रेखागणित की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी व्यक्ति को वहाँ एडमिशन ही नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की आयु में पुनः प्लेटो एक परीक्षा के आयोजन पर बल देते हैं और जो विद्वान इसमें सफल होते हैं उन्हें आगे पढ़ाने के लिए अर्हत कर दिया जाता है। 30 से 35 आयु वर्ग में वे द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा पर बल देते हैं। इसी संदर्भ में मूरे का एक कथन है, दर्शन प्रौढ़ का विषय है, युवावस्था का नहीं। अर्थात जब 30 वर्ष के बाद में जो उनकी शिक्षा रूपरेखा है उसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। 35 वर्ष में पुनः परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए और सफल विद्वानों को आगे व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 35 से 40 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा पर प्लेटो बल देते हैं। इसके बाद परीक्षा में जो सफल विद्वान होते हैं उन्हें दार्शनिक शासक बना दिया जाता है। प्लेटो ने अपनी जो एक शिक्षा रूपरेखा प्रस्तुत की है
उस शिक्षा की रूपरेखा की अगर हम आलोचनात्मक व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां नज़र हमें आती हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के अंदर। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के अंदर कमियां क्या हैं, अब हम उस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत मौलिक न होकर एथेंस और स्पार्टा पर आधारित है। उस समय जो शिक्षा व्यवस्थाएं प्रचलित थी, प्लेटो उन्हीं से कुछ ना कुछ ग्रहण करके उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसमें मौलिकता नहीं है, बल्कि वो पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है उससे कुछ ना कुछ लेता है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है, प्लेटो सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था न करके करके केवल दो वर्गों, सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक वर्ग के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ऐसा करके प्लेटो समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग, जिसको वे उत्पादक वर्ग का नाम देते हैं, को इस अधिकार से पूर्णतः वंचित कर देते हैं, जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है। तीसरी कमी क्या है इसके अंदर? तीसरी कमी देख देखते हैं कि प्लेटो जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं वो तो ताउम्र चलने वाली एक व्यवस्था है। तो यह एक अत्यधिक लंबी और खर्चीली शिक्षा व्यवस्था है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर आक्षेप करते हुए कहा है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक अव्यवहारिक शिक्षा पद्धति है। प्लेटो शिक्षा में व्यायाम और संगीत पर अत्यधिक बल देते हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि वो व्यायाम और संगीत को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे हैं कि संगीत का मतलब क्या है, व्यायाम का मतलब क्या है। तो उसके बारे में एक घालमपेल नजर आ रहा है। अगली कमी क्या है? प्लेटो युवा साहित्य पर रोक लगाता है, जो कि उचित नहीं है, एकदम गलत है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के अंदर सर सिर्फ प्रौढ़ से काम नहीं चलेगा, नवाचार आना चाहिए उसके अंदर, कुछ मोटिवेशन उसके अंदर आना चाहिए, जो शिक्षा की उसकी व्यवस्था पर नज़र नहीं आता। प्लेटो की शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। प्लेटो सभी प्रकार की शिक्षा पद्धतियों पर बल देता है, ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहाँ वो सर्वांगीण, आज के संदर्भ में कहें तो प्लेटो शिक्षा के सर्वांगीण पहलू पर बल देता है। वह शारीरिक, मानसिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इन चारों पक्षों को अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर समावेशित करते हैं। दूसरा, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो समाज के दोनों वर्गों के लिए है। अर्थात प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों के लिए भी है तो पुरुषों के लिए भी है। वो स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार पर पूर्णतः बल देते हैं। अगला उसकी जो प्लस पॉइंट है, प्लेटो का कथन है, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। अर्थात एक बेहतर सामाजिक जीवन, एक बेहतर नागरिक निर्माण के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। रूसो अपनी पुस्तक एमाइल में लिखते हैं कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा हुआ महानतम ग्रंथ है। अर्थात प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व देते हैं और इतना अच्छी प्रकार से वे उस शिक्षा व्यवस्था को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, उसकी आउटलाइन प्रस्तुत करते हैं, ताकि शिक्षा को राज्य के आधार स्तंभ के रूप में बनाया जा सके। थैंक यू।